fit and fine at your home. Let's begin our lecture. This one is your lecture number 7 for the chapter How do organisms reproduce. Okay. Till now we have completed more than half of your chapter. Okay. And today's topic is reproduction in human beings. या आप कह सकते हो reproduction in animals. और animals में भी हम बात करें तो हम बात करेंगे human beings की. ओके अब तक हमने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है. सो लास्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज योर एनिमल रिप्रोडक्शन. थोड़ा सा लेंथी है बट हो जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन डालो आप टॉपिक. ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ओके, देखो बात जैसे जिस तरीके कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो भी स्टेप्स हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक स्टेप हमने पढ़े थे, सेम उसी तरीके से हम स्टार्ट किस में करेंगे, आपका एनिमल्स में. सबसे पहले हम बात करेंगे प्यूबर्टी. ठीक है, प्यूबर्टी देखो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है. हमने बात की थी कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन बेसिकली कौन सा पार्ट शो करता है. प्लांट की पूरी बॉडी जो है वेजिटेटिव बॉडी होती है, लेकिन कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसा था जहां रिप्रोडक्शन हो रहा था. ठीक है, तो उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हमने कहा था रिप्रोडक्टिव पार्ट. और बेसिकली उसका नाम क्या था, फ्लावर. हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा. ठीक है, और अल्टीमेटली हमने फिर सारे प्रोसेसेस पढ़े कि मेल गैमीट कहाँ बन रहा है, फीमेल गैमीट कहाँ बन रहा है, कैसे फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है. ठीक है, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट की थी. और अल्टीमेटली हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कौन सी चीज किसमें डेवलप करती है, और अल्टीमेटली फाइनली हमने सीड पढ़ा था. ठीक है, सेम वही फ्लो हम रखेंगे यहाँ पे. ठीक है, बात करते हैं. देखो टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे. पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है रिप्रोडक्शन की स्टेज कब आती है. ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा बच्चा जिसने जन्म लिया है वो रिप्रोड्यूस कर सके, ऐसा नहीं होता. ठीक है, और एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि एक प्रॉपर एज के बाद हम जो है मॉर्फोलॉजिकली यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के मॉर्फोलॉजिकली हम डिस्टिंक्ट कर पाते हैं कि गिवन इंडिविजुअल हमारा मेल है या फीमेल है. उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो वो एज जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या आना स्टार्ट कर दे, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाए, उस एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी. ठीक है, आई बात समझ में. उस एज को क्या बोलोगे बच्चों, प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या है, एज इन विच या ड्यूरिंग विच the individual become sexually mature. या फिर आप ये भी लिख सकते हो एज ड्यूरिंग विच द इंडिविजुअल अटेन सेक्सुअल मेच्योरिटी. ठीक है, अटेन सेक्सुअल maturity, age during which the individual attains sexual maturity. बात करें फीमेल की. फीमेल में जो प्यूबर्टी की एज होती है, ठीक है, फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी की एज होती है वो क्या होती है, लगभग 11 to 13 ईयर आफ्टर बर्थ. ठीक है, 11 से 13 ईयर की वो होगी, उस बीच में वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाती है. ठीक है ना. और मेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेल में थोड़ा सा लेट लगा लो आप, 12 to 14 ईयर्स. आई बात समझ में. ठीक है, तो 12 साल से या 12 से 14 साल तक जब जो है पर्टिकुलर मेल होगा तो वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करना स्टार्ट कर देता है. अब ये सेक्सुअल मैच्योरिटी का लॉजिक क्या है, मतलब क्या है इसका. इसका मतलब ये है कि उस इंडिविजुअल के अंदर उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब तक ये एज कंप्लीट होती है, जैसे 11 में स्टार्ट हुआ 13 ईयर तक कंप्लीट,
12 में स्टार्ट हुआ 14 ईयर तक कंप्लीट, है ना। तो ऐसी एज जिसमें ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो उस एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब क्या है, एज एट विच द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप। अब जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप किसको बोलोगे, ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलोगे। तो देखो हम हालांकि हम डिटेल से पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल से पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारी बॉडी का वो पार्ट जहां पे क्या बन रहे हैं, गेमीट्स बन रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो गेमीट की फॉर्मेशन, गेमीट की मूवमेंट या फर्दर जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस उनमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम जो है आपका नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में काउंट करेंगे, आगे करेंगे इसको डिस्कस। प्यूबर्टी जो है आप एक बार नोट कर लो, मेन रीजन क्या है, रीजन ऑफ अटेनिंग प्यूबर्टी। ऐसा क्या होता है प्यूबर्टी पे कि बंदे के अंदर जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी आना स्टार्ट होती है, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ही प्यूबर्टी की एज आएगी तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन एक्टिवेट करता है, आपका ब्रेन। आपने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है इसीलिए थोड़ा डिटेल से ले रहे हैं, अदरवाइज वहां पे ये चीजें थी, अब तो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने प्यूबर्टी अटेन की, प्यूबर्टी अटेन करने का मतलब है कि उसकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारे ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसने क्या है, एक हार्मोन रिलीज किया, किसके लिए, आपके गोनेट्स को स्टिमुलेट करने के लिए। अब ये गोनेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गोनेट्स वर्ड किसको बोलते हो, गोनेट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड बस क्यों लगा लो, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कोई सिक्रीशन कर रहा है, जो कोई केमिकल सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे ब्रेन में, उसने क्या किया, हमारे गोनेट्स को, गोनेट्स मेल में टेस्टिस, ठीक है, फीमेल में ओवरी, इनको एक्टिवेट किया, ठीक है। एक्टिवेट कैसे किया, इसने क्या किया, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको इतना डिटेल से नहीं जाना है, आप बस यूं समझो कि कोई हार्मोन सिक्रीट किया, ठीक है। अब जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जैसे ही ये इस पे गया तो इनकी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होते ही टेस्टिस ने एक हार्मोन सिक्रीट किया, टेस्टोस्टेरोन। ये आपको याद करना है, टेस्टिस ने क्या हार्मोन सिक्रीट किया, टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया, एस्ट्रोजन। अब सारा खेल इन दो हार्मोन्स का है, ठीक है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में सिक्रीट होगा, आपकी बॉडी में जो मेलनेस वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ चेंजेस जो आते हैं प्यूबर्टी के बाद, वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही फीमेल में जब एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा, हालांकि एक हार्मोन और होता है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, चलो लिख ही लो आप, ठीक है ना, प्रोजेस्ट्रॉन। तो फीमेल के अंदर ये हार्मोन आने स्टार्ट होंगे, जिससे उसकी एक्सटर्नल लुक बिल्कुल बदल जाएगी, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, फीमेल नेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखो रीजन क्या है बेसिकली, कि जो गोनेट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और स्पेसिफिक सेक्सुअल हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनको अलग अलग नाम दिया, आपको ये हार्मोन्स याद करने हैं, ठीक है। सो राइट डाउन at puberty, gonads of
individual become active to secrete specific sexual hormones which are mainly responsible for sexual maturity of organism। क्या कहा मैंने? जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, एट प्यूबर्टी गॉनेट्स ऑफ इंडिविजुअल, गॉनेट्स का मतलब मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, बिकम एक्टिव, ठीक है, टू सीक्रेट स्पेसिफिक सेक्सुअल हॉर्मोन्स, ठीक है, विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब सेक्सुअल हार्मोन कौन कौन से होते हैं ये लिखो। Sexual hormones released during puberty, ठीक है, तो मेल में क्या लिखोगे? इन मेल्स, ये आपको याद रखना है, मेल का साइन ऐसे होता है, ठीक है। तो इन मेल हार्मोन क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। अच्छे से याद कर लेना बच्चों, प्रोनाउंसिएशन इसकी देखो, टेस्टोस्टेरोन, बहुत इजी है। अगर आप इसको वैसे पढ़ोगे, लंबा करके पढ़ोगे तो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। टेस्टो टेस्टिस से आया है, स्टीरोन स्टीरॉइड टाइप के हार्मोन्स होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इन फीमेल्स में क्या होगा? एस्ट्रोजन, कई इसको ऑस्ट्रोजन भी बोल देते हैं, अगर इसके आगे ओ लग जाता है तो ऑस्ट्रोजन हो जाता है, तो आप उसको लेके कंफ्यूज मत होना, कहीं जगह पे आपको स्पेलिंग ये मिलेगी OESTROGEN, कहीं कहीं पे ये मिलेगी, तो दोनों ही सही है बच्चों, ठीक है, कोई कंफ्यूजन माइंड में मत रखना। एस्ट्रोजन, ठीक है, एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। दोनों हार्मोन्स, मेल में मेल के लिए, फीमेल में फीमेल के लिए, उनके अंदर जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंज आते हैं या जो फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो दीज सेक्सुअल हॉर्मोन्स आर मेनली responsible for different changes, different morphological and physiological, behavioral changes, ठीक है। These sexual hormones are mainly responsible for different morphological, यानी कि एक्सटर्नल लुक में, फिजियोलॉजिकल यानी कि इंटरनल बॉडी की जो फंक्शनिंग हो रही है उसके अंदर, बिहेवियर आपका कैसा है, आपके बिहेवियर में, बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है, विच अकर आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, ठीक है, आई बात समझ में। अब हमें पढ़ना है कि ये कौन कौन से चेंजेस हैं, मेल में अलग टाइप के होंगे,
फीमेल में अलग होंगे। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे भी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं। हालांकि आप सभी इससे निकल चुके हो, आप सब प्यूबर्टी अटेन कर चुके हो। ठीक है, लगभग सभी बच्चे 10th क्लास तक आप देखो 8th क्लास के बाद से मेच्योरिटी, सेक्सुअल मेच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है और लगभग 10th 11th तक, मैक्सिमम 11th तक आप सेक्सुअली मेच्योर हो चुके होते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो देखो लिखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, चेंजेस विच अकर इन मेल आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। changes which occur in males after attaining puberty। ठीक है, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद मेल्स में क्या क्या चेंज आते हैं। अब अगर आपकी क्लास में होती तो आप अपने आप ही बता देते। शाबाश, ट्राई टू काउंट आउट क्या क्या चेंजेस आए आपकी बॉडी में। ठीक है, अभी तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं आपसे पूछूं। ठीक है, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। पहला देखो, सबसे पहली बात आपकी हाइट सडनली इंक्रीज होगी। ठीक है, पहले कुछ कॉमन चेंजेस पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छा, मेन रीजन क्या है इन चेंजेस का? सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। कौन सिक्रीट करेगा? टेस्टीज सिक्रीट करेंगे। ठीक है, इन चेंजेस का मेन कारण क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन। तो देखो, सबसे पहले हम करते हैं जो मेल फीमेल दोनों में एक जैसे होता है, सडन इंक्रीज इन हाइट ऑफ मेल। अचानक से आपकी हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होगा? होर्सनेस, या आप यूं लिखो पिच ऑफ वॉइस डिक्रीजेस। दरदरी आवाज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप, और यहाँ पे क्या होने स्टार्ट होता है? एडम्स एप्पल की फॉर्मेशन हो जाती है। आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। आपका यहाँ पे एडम्स एप्पल जो है, जो आपका वोकल कॉर्ड है, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी होती है और आपकी जो पिच ऑफ वॉइस है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, मोटी आवाज हो जाती है। ठीक है, दरदरी आवाज जिसे कहते हैं, होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं इसको। पिच ऑफ वॉइस डिक्रीजेस एंड a protuberance। ठीक है, जिसको क्या बोलते हो? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल स्टार्ट टू अपीयर ऑन नेक रीजन, ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ नेक रीजन। ठीक है, और क्या होगा? शाबाश, आपकी आवाज मोटी हो जाएगी। आपका हाइट जो है वो कैसी हो जाएगी? सडन इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ स्पेसिफिक चेंजेस की बात करते हैं। ठीक है, मसल डेवलपमेंट, आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगी, डेवलपमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होगा? ब्रॉडनिंग, BROADIN, ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। ठीक है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। आई बात समझ में? ठीक है, आपके जो शोल्डर्स है ना ऐसे ब्रॉड हो जाएंगे। आई बात समझ में? ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड चेस्ट भी लिखो, चेस्ट भी डेवलप करती है। बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड को लेके कंफ्यूज मत होना। चेस्ट और ब्रेस्ट दो अलग अलग वर्ड होते हैं। चेस्ट मेल में होती है, ब्रेस्ट फीमेल में होती है। ठीक है ना, तो दोनों वर्ड को लेके कहीं उल्टा सीधा लिख दो, क्योंकि बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। चेस्ट मेल के अंदर बोलते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड चेस्ट। और क्या होगा? फिफ्थ,
माउस्टेच और बियर्ड अपीयरेंस होनी स्टार्ट हो जाती है ना, माउस्टेच एंड बियर्ड, माउस्टेच एंड बियर्ड, माउस्टेच एंड बियर्ड स्टार्ट टू अपीयर, ठीक है, स्टार्ट टू अपीयर ऑन फेस, ठीक है। जो बॉयज होते हैं, बॉयज के फेस पे माउस्टेच मूंछों को बोलते हैं, बियर्ड, ठीक है, दाढ़ी को बोलते हैं। तो माउस्टेच एंड बियर्ड स्टार्ट टू अपीयर ऑन फेस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और क्या होगा इसके साथ साथ, देखो जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी पे थिक हेयर्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, बट इसके साथ साथ और क्या होगा आपके आर्मपिट्स में और चेस्ट वाले रीजन में और इसके साथ साथ प्यूबिक एरिया में, ठीक है, थिक हेयर्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, थिक हेयर्स स्टार्ट टू ग्रो, ठीक है, कहां पे, इन बिटवीन थाइज, जिसको बोलते हैं प्यूबिक एरिया, ठीक है, इन बिटवीन थाइज, कॉमा, ऑन चेस्ट एंड इन आर्मपिट, आर्मपिट्स। आई बात समझ में, ठीक है। और क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो भी, उनका भी साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पेनिस, स्क्रोटम, अभी आपको ये वर्ड नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। साइज ऑफ पेनिस, स्क्रोटम ऑल्सो डेवलप सडनली, साइज ऑफ पेनिस, स्क्रोटम एंड टेस्टिस इंक्रीजेस। अब पेनिस क्या है, स्क्रोटम क्या है, ये मैं आपको डायग्राम्स बनाऊंगी तब सिखाऊंगी, ठीक है ना। तो पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मिलके, ठीक है ना। बाई डायग्राम में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो पेनिस, स्क्रोटम और टेस्टिस, इनकी भी क्या हो जाती है, सडन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इनकी साइज एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन चेंजेस विच अकर इन मेल्स, और आप यूं कहो कि इन मेल कह लो या बॉय कह लो, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंजेस विच अकर इन फीमेल आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट लिखो, चेंजेस विच अकर्स इन फीमेल्स या गर्ल्स, मैं यहां पे छोटा सा चेंज कर देती हूँ, गर्ल्स, ठीक है, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। तो गर्ल्स में देखो कुछ चेंजेस तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। पहला, सडन इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, सडन इंक्रीज इन हाइट। दूसरा, सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन, सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन। थर्ड, और क्या होगा, फेशियल हेयर्स, सॉफ्ट फेशियल हेयर लिखो, सॉफ्ट फेशियल हेयर्स, फेशियल हेयर, चेहरे पे छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट से हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, इनको फेशियल हेयर बोलते हैं। सॉफ्ट फेशियल हेयर्स स्टार्ट टू ग्रो, ठीक है। इसके अलावा थिक हेयर्स start to grow in armpits and pubic area, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, साइज ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट इज मेमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट क्या होती है, मेमरी ग्लैंड्स, जो मिल्क फीड करने के लिए यूज की जाती है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो साइज ऑफ ब्रेस्ट
स्टार्ट टू डेवलप। ठीक है, और क्या होगा नेक्स्ट, फैट डिपोजिशन। फैट डिपोजिशन, फैट की डिपोजिशन बढ़ जाएगी, जैसे ब्रेस्ट एरिया के अंदर फैट डिपोजिशन होगा। ठीक है, आपका जो वेस्ट रीजन होता है, पीछे का जो रीजन है, ठीक है, जो डोर्सल पार्ट ऑफ वेस्ट है, वहां पे भी फैट डिपोजिशन होगा। ठीक है, फैट डिपोजिशन अलोंग विद राउंडनिंग, राउंडनिंग ऑफ हिप्स। हिप्स मोर राउंड हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, हिप्स जो है ज्यादा राउंड हो जाते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आता है फीमेल्स के अंदर, दैट इज दे या मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्या होती है, क्यों होती है, रीजन क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, मंथली जो है इनके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है। देखो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। मंथली क्या है, जो वेजाइनल एरिया है वहां से ब्लीडिंग की फॉर्म में जो है ब्लड बाहर आएगा। क्यों आता है, कैसे आता है, उसको हम बाद में बात करते हैं, डिटेल से समझाऊंगी। आप फिलहाल के लिए पॉइंट नोट कर लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट लिख लो या बिगिन लिख सकते हो। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन चेंजेस विच अकर इन फीमेल आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो बात थी कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहले एक आउटलुक देते हैं रिटर्न फॉर्म में, फिर मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको समझाऊंगी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, एक तो होता है आपका मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक होते हैं कुछ आपके जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और एक आपका क्या होगा, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, दो टाइप के। यहां क्या होगा, वेयर मेल gametes are produced, मेल gametes are produced। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेल गेमीट बन रहे हैं, उस हिस्से को मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। क्या होता है, टेस्टिस। ठीक है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, जो क्या करता है, जो प्रोड्यूस स्पर्म। क्या बनते हैं यहाँ पे, मेल गमीट को क्या बोलते हैं, एनिमल्स के केस में स्पर्म बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस बट नेवर फॉर्म गेमीट्स। जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं लेकिन गेमीट्स प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पार्ट्स याद करने हैं बच्चों, स्क्रोटम, प्रोनाउंसिएशन सही रखना, स्पेलिंग तभी सही लिखो।
स्क्रॉटम के बाद एपिडिडाइमस, ठीक है, वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस के बाद आपका यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और एक एक्सटर्नल मेल जेनेटिलिया होता है जो आपको बाहर से दिखाई देगा, दैट इज पेनिस। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये देखो, स्क्रॉटम, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड पेनिस, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, मैंने कहा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ पार्ट्स नहीं, इसके अंदर भी क्या है, कुछ ग्लैंड्स भी होती है। ग्लैंड्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट कर रही है, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ केमिकल सिक्रीट कर रही है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। मेल्स में रिप्रोडक्शन के लिए कौन सी ग्लैंड्स है, बार बार कह रही हूं बच्चों, ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट सम केमिकल, ठीक है। यहाँ पे जो केमिकल होगा वो स्पेसिफिक ऐसे केमिकल्स हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। आगे हम डिटेल से करते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आपको दिखाई देंगी मेल के अंदर, ठीक है। बाय डायग्राम हम करेंगे। पहला देखो, आप यहाँ पे पढ़ोगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड इंटरनल होती है, आपको दिखाई नहीं देंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो पेयर्ड रहती है, ठीक। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एक होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, और एक आपकी होती है कॉपर्स ग्लैंड। आई बात समझ में? बच्चों इसको सही कर लो, दिस इज अनपेयर्ड, सिंगल हो, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स ये पेयर्ड होगी, ठीक। और इसके अलावा कॉपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। आई बात समझ में? कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज योर प्रोस्टेट सेमिनल कॉपर्स ग्लैंड। आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, ये भी पेयर्ड रहेगी, केवल एक ही ऐसी है जो अनपेयर्ड रहती है। ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस नीट वगैरह में आते हैं, क्योंकि वहां हम और डिटेल से पढ़ लेते हैं। आपको इतना डिटेल नहीं जाना है, आपको तीनों ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना, एक डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं। आप एक बार इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ आप डायग्राम देखो, बनाना सीखो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपकी बुक में हो सकता है फ्रंट व्यू दिखाएं, मैं आपको साइड व्यू दिखाऊंगी, ठीक है। आप फ्रंट व्यू भी बना सकते हो, आप साइड व्यू भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो हम डायग्राम करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपने ड्रॉ कैसे करना है। आप सबसे पहले इस तरीके से यूरिनरी ब्लडर बनाएंगे, ठीक है। और यूरिनरी ब्लडर से यहां से एक ट्यूब आप ऐसे निकालेंगे, एक ट्यूब आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस ट्यूब को आप इस तरीके से कंप्लीटली एनसर्कल करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस ट्यूब को नीचे की तरफ ऐसे लाना है। देखो मेरे साथ
डायग्राम बनाओगे तो चीजें आपको आसान लगेंगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे बना देना है टेस्टिस। टेस्टिस से एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब ऐसे बाहर आती है और वो इससे ज्वाइंट हो जाती है ऐसे करके। टेस्टिस डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब टेस्टिस से यहां पे आपको एक मस्कुलर ऑर्गन की फॉर्मेशन करनी है। ध्यान रखना बनाते टाइम जो लेंथ है वो स्क्रॉटम से लंबी बनाओगे, ठीक है। जब टिप वाला रीजन होगा वहां पे हल्का सा डायलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्यूब थी यहाँ पे, जो आपने इस ट्यूब को यहाँ पे छोड़ा था, इस ट्यूब को आप कंप्लीट कर दो। ऐसे कर, ठीक है। या आप हिप वाला रीजन बना दो, ये थाइस बना दो, ठीक है ना। तो दिस वन इज कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई बात समझ में बच्चों? देखो अब हम नाम लिखते हैं, ठीक है। ये तो है कंप्लीट सिस्टम। अब इसके अंदर अलग अलग जगह पे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। देखो ये क्या है, टेस्टिस है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, ठीक है। टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ये सिंगुलर को टेस्टिस की स्पेलिंग ये लिखेंगे, ठीक है। और आपका अगर आप सिंगल टेस्टिस की बात करो, एक सिंगल की बात, सॉरी डबल टेस्टिस की बात कर रहे हो, तो वहां स्पेलिंग में आई आ जाता है, टेस्टिस, ठीक है। स्पेलिंग को लेके कंफ्यूज मत होना। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट वेयर स्पर्म्स आर प्रेजेंट। और यहाँ से स्पर्म, इसके अंदर स्पर्म बनने के बाद यहाँ से स्पर्म बाहर आएंगे, ठीक है। और ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो टेस्टिस के कांटेक्ट में है, इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे कॉइल्ड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एपिडिडाइमिस। क्या कहोगे? एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस से जो ट्यूब निकल रही है, ये पूरी ट्यूब, इस पूरी ट्यूब को, लंबे से ट्यूब को क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया सिंगुलर अगर बोल रहे हो। देखो ये साइड लुक है, एवरीथिंग इज पेयर्ड हेयर। आप एक साइड से देख रहे हैं, सेम दूसरे साइड पे ऐसे प्रेजेंट होंगी दूसरी बाकी चीजें, ठीक है। ये सभी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रॉटम, ठीक है। इनसाइड विच टेस्टिस आर प्रेजेंट। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रॉटम के अंदर। स्क्रॉटम एक लूज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और टेस्टिस यहाँ पे है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या रीजन था कि टेस्टिस आपके बॉडी के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमेन से बाहर क्यों होती है, ठीक है। टेस्टिस स्क्रॉटम में क्यों होती है? ये क्वेश्चन कई बार आता है, मोस्ट रैंडमली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। आगे समझाती हूँ आपको, हर एक का फंक्शन जब करवाएंगे। अभी फिलहाल आप डायग्राम पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो स्क्रॉटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, ये हो गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है, इस ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज यूरिनरी ब्लडर। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इट इज योर पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा था वही है ये, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना। यूरिनरी ब्लडर जो है, यूरिनरी ब्लडर के चारों तरफ वास डिफरेंस एनसर्कल हो जाती है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे लगभग इस रीजन में क्या होता है, इसमें ऐसे करके आपको पहली ग्लैंड दिखाई देगी। ग्लैंड इज जस्ट ग्रुप ऑफ सेल, जिसको क्या बोला जाता है? सेमिनल वेसिकल। क्या बोला जाएगा?
सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लडर से जो ट्यूब अराइज करती है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेथ्रा। क्या बोलते हो? यूरेथ्रा ही तो बोला था। याद करो, मैंने जब आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, फिर मैंने ये बताया कि मेल यूरेथ्रा का साइज लगभग, मैच्योर मेल यूरेथ्रा का साइज कितना होता है? लगभग 20 सेंटीमीटर, फीमेल में लगभग 4 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहां से लेके कंप्लीट यहां तक, कंप्लीट जो ट्यूब है इसको यूरेथ्रा ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक जगह पे आके जो वास्ट डिफरेंस है और जो यूरेथ्रा है वो मर्ज हो जाती है, जिसके बाद जहां ये मर्ज होती है वहां पे एक पर्टिकुलर ग्लैंड और होती है, ये सिंगल ग्लैंड ही प्रेजेंट होगी, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कभी भी पेयर्ड नहीं होती, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, आई बात समझ में? सिक्रीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। अब यहाँ से जो ट्यूब ऐसे अराइज कर रही है, ये पूरी की पूरी ट्यूब क्या है? इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। डक्ट का मतलब तो सीधा सिंपल सा है ट्यूब। यूरिनो क्यों कहा? क्योंकि ये यूरिन भी कैरी करके ले जा रही है। जेनाइटल क्यों कहा? क्योंकि यहां से देखो स्पर्म टेस्टिस से बाहर आएंगे, एपिडिडाइमस में जाएंगे, एपिडिडाइमस से वास्ट डिफरेंस से होते हुए वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट से होते हुए बाहर आएंगे, है ना। तो ये क्या है? इट इज अ कॉमन डक्ट, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन एज वेल एज सीमेन। स्पर्म लगा लो, सीमेन आगे समझाओगे क्या होता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्लियर? यूरिनोजेनाइटल डक्ट डायरेक्टली एक्सपोज नहीं रहती, इट रिमेन इनसाइड अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज पेनिस। ठीक है, उस मस्कुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पेनिस बोलेंगे। और पेनिस देखो टिप वाले रीजन पे आके डायलेट होता है, ठीक है ना। और इसके बिल्कुल टिप वाले रीजन पे बिल्कुल थिन फोल्डिंग्स ऑफ स्किन होती है, जिसको आप फोर स्किन बोलते हो। परप्यूस भी बोल देते हैं, फोर स्किन भी बोल देते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है ना। तो दिस वन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं आपको आगे समझाऊंगी। यहाँ पे क्या है आपका? पेयर्ड जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है, यहाँ पे यहीं पे पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कह लो, या आप कॉपर्स ग्लैंड बोल सकते हो। कॉपर्स ग्लैंड बेसिकली इनका काम म्यूकस सिक्रीट करना होता है, आगे समझाएंगे, सभी को डिटेल से समझाएंगे। सो दिस वन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस तरीके से जो है स्पर्म का पाथवे आप ट्रेस करिए, तो स्पर्म का पाथवे क्या होगा? कहाँ बनेंगे? टेस्टिस में। टेस्टिस से कहाँ जाएंगे? एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से वास्ट डिफरेंस से यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से यूरिथ्रल ऑरिफिस से बाहर आएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको रिटर्न फॉर्म में करवाऊंगी, प्लस हर पार्ट का क्या फंक्शन है वो भी करवाएंगे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये डायग्राम ड्रॉ करिए। ठीक है, इसको बनाना सीखिए, क्योंकि बिना देखे बनाना आता है। जब आप बुक में देखेंगे तो आपको थोड़ा हार्ड दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है कि आप बना ना सके। आई बात समझ में? So this was all about your today's lecture. Thank you everyone.